इंग्लैंड के घमंड को कर दिया है चूर चूर। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं हम भारतीय टीम की। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच की जो 5 मैचों की एक बड़ी श्रृंखला रखी गई है, उसके दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने दमदार धमाकेदार मतलब एकदम मस्त वाला प्रदर्शन किया। अब आप लोग समझ लो यार, दिल जीत लिया भारतीय टीम ने। इस तरीके का जो प्रदर्शन है ना, ये हम जो पहले मैच में देखना चाहते थे और हमें देखने को नहीं मिला। पहले मैच में हार से हम लोग बहुत ज्यादा निराशा हुए थे, लेकिन भारतीय टीम ने जो दमदार कमबैक किया है ना, क्या गजब किया दोस्तों, दिल जीत लिया एकदम। मैं तो बहुत खुश हो गया हूँ और मुझे जहाँ तक उम्मीद है, जितने भी भारतीय क्रिकेट प्रेमी हैं वो सब के सब इस प्रदर्शन से बहुत खुश हुए होंगे। जैसा हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम अपने घर में, अपने यहाँ, अपने देश में किसी भी टीम के खिलाफ ऐसा ही प्रदर्शन करेगी, ये हमारी हमेशा सोच होती है। और बिल्कुल उसी सोच, उसी उम्मीद के साथ भारतीय टीम ने क्या शानदार प्रदर्शन किया है। और आप लोग भी अगर इस प्रदर्शन से खुश हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं हम भारतीय टीम के इस दमदार प्रदर्शन में कौन कौन से खिलाड़ियों का कैसा योगदान रहा और किसकी वजह से भारतीय टीम ने ये धमाकेदार जीत हासिल करी है। और साथ में जैसा कि आपने टाइटल देखा होगा कि इंग्लैंड के घमंड को चूर किया है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि इंग्लैंड के घमंड को चूर किया है, ये मैं आपको बताऊंगा। इस पे मैं आपको एक पूरी कहानी बताऊंगा, एक पूरी न्यूज बताऊंगा, जो कि इंग्लैंड के घमंड को आपको समझाऊंगा कि किस तरह से इंग्लैंड की टीम पूरी तरीके से एकदम घमंड में आ गई थी। यहाँ पहले मैच में जिस तरीके से आपने भारत में आके भारत की सरजमी पे जिस तरीके की जीत हासिल करी थी, आपके अंदर घमंड आना बनता है, लेकिन इतना ज्यादा घमंड आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया विश्व की नंबर 1 टीम से आपका मैच है। वो कमबैक करना जानती हैं, उनके खिलाड़ियों में दम है, वो दमखम रखते हैं, तब यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। आप उनको उन्हीं के घर में लगातार इस तरीके से तो नहीं हरा सकते हो ना। फिर भी इंग्लैंड की टीम के अंदर जो घमंड था एक, उसको पूरी तरीके से चूर चूर किया भारतीय टीम ने। और मुझे इस प्रदर्शन से बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है और सभी क्रिकेट प्रेमियों को बहुत ज्यादा खुशी हुई होगी। दोस्तों, अगर आप भी इस प्रदर्शन से बहुत ज्यादा खुश हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भारतीय टीम ने इंग्लैंड के घमंड को चूर चूर किया। आखिर इंग्लैंड की घमंड की बात कहाँ से आई, किस चीज से आई? तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ियों का एक एक करके उनके इंटरव्यू में कही हुई बातों को सुनाता हूँ। उनके कहे हुए क्या अल्फाज थे उनको मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ कि इंग्लैंड की टीम को घमंड था और ये घमंड भारतीय टीम ने चूर चूर किया है। ज्यादा दिनों तक नहीं रहने दिया। पहले मैच की हार से बहुत ज्यादा परेशानियां थी, उसके बाद दूसरे मैच में उससे भी बड़ी परेशानी आई। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो भी क्रिकेट के जानने वाले हैं, कि हमारे पास दूसरे मैच में केएल राहुल और रविंद्र जडेजा जैसे बेहतरीन खिलाड़ी टीम में नहीं थे। विराट कोहली हमारे ऑलरेडी टीम से बाहर चल रहे थे 2 मैचों के लिए, जो कि तीसरे मैच में आने की उनकी पूरी की पूरी संभावना है। ऐसी हालात में मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लैंड के उस आदमी का एक इंटरव्यू, जिसको आप लोग शायद बहुत लंबे समय से जानते होंगे। जी हाँ, इंग्लैंड के सबसे लेजेंड और सबसे ज्यादा धमाकेदार तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन की बात कर रहा हूँ। जेम्स एंडरसन ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत से पहले उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, जो कि हर जगह, हर न्यूज पे, हर जगह आपको हेडलाइंस में मिल रहा होगा। और वो ये था कि उन्होंने कहा था कि ये जो भी लक्ष्य है, जबकि उनके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया था भारतीय टीम ने, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा ये जो भी लक्ष्य है, हम इसको 60 से 70 ओवर के अंदर खत्म करना चाहेंगे। ये उनकी घमंड भरी जो बात थी ना, ये दोस्तों हर जगह हेडलाइन बन के घूम रही है। ये मेन बात थी। ये मेन बात क्यों है? क्योंकि ये किसी नए खिलाड़ी ने नहीं कहा है, किसी जोशीले खिलाड़ी ने नहीं कहा है। इंग्लैंड के सबसे लीजेंड प्लेयर हैं, वो सबसे पुराने हैं इस समय टीम में, जेम्स एंडरसन। उन्होंने ये बात कही थी, सबसे अनुभवी गेंदबाज हैं और उनकी तेज गेंदबाजी के दम पे ही इंग्लैंड बार बार फाइट कर रही थी भारतीय टीम को। बार बार वो भारतीय टीम को मजबूर कर रहे थे कुछ नया सोचने के लिए। ये जेम्स एंडरसन की गेंदबाजी से हो रहा था, क्योंकि जिस पिच पर बल्लेबाजी को आसान माना जा रहा था, जहां इस बात को हर कोई बोल रहा था कि यहाँ पे बल्लेबाजी आसान है, बड़े बड़े रन्स बनेंगे, 600-700 रन भी बन जाए तो कोई बड़ी चौंकने वाली बात नहीं है, अचंभा होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये पूरी की पूरी बल्लेबाजी की पिच है। इसमें गेंदबाजों के लिए कोई घुमाव नहीं है, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था।
लेकिन उसके बाद भी जेम्स एंडरसन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जेम्स एंडरसन ने जो एक और बात करी थी वो सभी के दिलों को अभी भी बार बार कचोट रही है। लेकिन उस बात को हम भूल चुके हैं। क्यों भूल गए हैं? क्योंकि हमारी टीम ने दमदार शानदार प्रदर्शन करते हुए एक जबरदस्त जीत हासिल करी है। जी हाँ दोस्तों, खुशी से मैं तो फूला नहीं समा रहा हूँ इस धमाकेदार जीत से। और सुनिए फिर आखिर में क्या हुआ, क्या ऐसी कौन सी बात थी जिस बात से इतनी बड़ी बातें बन गई हैं। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इंग्लैंड घमंडी हो गई थी, इंग्लैंड की टीम के अंदर घमंड भर गया था। तो सुनिए, आखिरकार जेम्स एंडरसन की 60 से 70 ओवर में लक्ष्य का पीछा करने की भविष्यवाणी सही साबित हुई। ये भविष्यवाणी हुई थी। भविष्यवाणी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये उनकी दूसरी पारी की बल्लेबाजी शुरू होने से पहले उन्होंने इस बात को कहा था कि हम जो भी लक्ष्य है उसको 60 से 70 ओवर में अचीव कर लेंगे। इस टारगेट को 60 से 70 ओवर से ज्यादा नहीं जाने देंगे। लेकिन इसका अंत उनके द्वारा सोचे गए अंत से थोड़ा सा अलग हुआ वही उनकी भविष्यवाणी का थोड़ा सा अंश जो है वो सही साबित हुआ। वो क्या था कि ये मैच 60 से 70 ओवर तक ही गया, लेकिन जो उनकी सोच थी, जैसा वो इसका रिजल्ट चाहते थे वैसा नहीं गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जसप्रीत बुमराह, जैसा कि उनकी आदत है कि भारत की श्रृंखला में जब भी भारत की कोई भी ऐसी श्रृंखला होती है ना, और वहां पर अगर टीम में जसप्रीत बुमराह हैं और टीम में उनका नाम ना आए, ये हो नहीं सकता है। इस मैच में भी यशस्वी जायसवाल का दोहरा शतक, शुभमन गिल का शतक काफी समय के बाद आया, 3 नंबर पे बल्लेबाजी करते हुए पहली बार आया। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों मैन ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह को चुना गया। क्यों चुना गया? क्योंकि इस पिच पर बल्लेबाजी तो आसान थी, लेकिन गेंदबाजी आसान नहीं थी दोस्तों। बहुत मुश्किलें हो रही थी, बल्लेबाज आसानी से रन बना रहे थे। उसके बाद भी ये सुनिश्चित किया, जसप्रीत बुमराह ने ये सुनिश्चित किया कि वो क्रिकेट के संकट को हर लेंगे। जी हाँ, क्रिकेट में उन्होंने भारतीय टीम के संकट को हर लिया और अपनी भूमिका निभाई। जबकि एंडरसन, जो कि ये बोल के तो वो चले गए, लेकिन वो 22 गज की दूर से ना असहाय होकर इस मैच को देखते रहे। सिर्फ देख ही सकते थे, क्योंकि वो अब इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। उनका जो मेन पक्ष है, जो मजबूत पक्ष है, वो गेंदबाजी है। और जब उनके हाथ में गेंद थी तो उस वक्त उनसे जो भी बना और बेहतरीन प्रदर्शन किया उन्होंने। उसके बाद एक और चीज है जो इसके एक अजीब तरह से उलझे हुए टेस्ट मैच का अंत हुआ, जिसमें टॉस के समय से ही भारत बहुत आगे था। जी हाँ, जब टॉस हुआ उस समय भारत इसमें बहुत आगे था। पूरे मैच में वो हमेशा आगे ही रहा, कहीं पीछे नहीं उतरा। लेकिन खतरे की भावना के साथ उसे बार बार अपनी कंधों के देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। कंधों को मतलब अपने खिलाड़ियों के लिए गेंदबाजी में बहुत सारे चेंजेस करने पड़े। बार बार एंड चेंज करा के नए नए गेंदबाजों को लाना पड़ा, अपने सभी स्पिनर, सभी तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल करना पड़ा। जबकि इस मैच में हिंदुस्तान हमेशा से ही आगे रहा। लेकिन दोस्तों, इंग्लैंड की टीम ने धमाकेदार जो अपना एक कमबैक पेश किया था, जो बेसबॉल का उनका एक तरीका है, वो उसके जरिए उन्होंने बार बार भारतीय टीम को है ना अपने खिलाड़ियों की तरफ, अपने जो भी उनके तुरुप के इक्के उनकी तरफ देखने के लिए मजबूर करता रहा। अंतिम दिन की बात करें, अंतिम दिन यानी जिस दिन ये मैच समाप्त हुआ उस दिन की बात करें तो भारत के पूर्वी तट पर देर से सर्दियों की धुंध के तहत, सर्दियों का मौसम चल रहा है भारत में, कोहरा आ जाता है अक्सर। इस मामले में भी एक और जोरदार मामला था, इन दो विरोधी ताकतों को सामने लाया। पुराने जो लोग कहते हैं उपमहाद्वीप रूढ़िवादिता में है ना, इसके विरुद्ध प्रभाव जमाया गया। यानी यहाँ पे कोई भी ओस नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। और भारत के लिए बल्लेबाजी आसान बन नहीं रही थी। क्यों नहीं बन रही थी? क्योंकि उनके जो बल्लेबाज हैं वो अभी बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे थे। वैसे सच कहें तो भारत में टेस्ट मैच के चौथे दिन 332 रन बहुत रन होते हैं, काफी होते हैं, इतने चेज नहीं होते हैं। लेकिन तीसरे दिन के अंत में शुभमन गिल द्वारा इस तरह के लक्ष्य का अभी भी 30% जीत की संभावना बताई गई थी। 3 भागों का कार्य था, बेसबॉल की चमक, इसके साथ इंग्लैंड की हालिया सफलता, और तथ्य यह है कि वाइजैक की पिच, कुछ दरारों को छोड़कर उससे उछाल में अजीब अंतर पैदा हुआ। लेकिन खेलने योग्य स्तर तक खराब नहीं हुआ था। दरारें जरूर आई थी पिच में, उछाल में अनइवन जरूर था, कभी उछाल ज्यादा था, कभी नहीं था, कभी ना के बराबर था। उसके बाद भी ये पिच खेलने योग्य पिच थी, खराब नहीं हुई थी। लेकिन जबकि चरमोत्कर्ष अपने
आप में परिचित लग रहा होगा, भारत 100 रन से अधिक से जीत रहा है। स्क्रिप्ट को बीच में थोड़ा बदल दिया गया क्योंकि इंग्लैंड ने अंत तक सपने देखने का साहस किया। वो कैसे किया? वो अपने प्रदर्शन से किया, अपने दमखम से किया। वो बेसबॉल की जो चमक थी उसको प्रदर्शित किया। कभी भी ऐसा लगने नहीं दिया कि आसानी से इंडिया इस खेल को जीत सकता है। लेकिन दिन के खेल की शुरुआत में पिछले 2 दिनों में सुबह की नमी वाली सीम गेंदबाजी के साथ बुमराह हमेशा दर्शकों के लिए बड़ा खतरा बने हुए थे। किनके दर्शकों के लिए? इंग्लैंड के दर्शकों के लिए। लेकिन इंग्लैंड ने अपने पहले 5 ओवर के विस्फोट को बिना किसी नुकसान के झेल लिया। हालांकि मजे की बात यह है कि भारत ने दूसरे छोर से बचाव की योजना के साथ उन्हें अक्षर पटेल के साथ जोड़ने का विकल्प चुना। नाइट वॉचमैन के रूप में आए रेहान अहमद ने उन पर 2 चौके लगाने में कामयाब रहे और आधे घंटे के बाद इंग्लैंड 95 पर 1 था। यानी शुरुआत बहुत ही तेज हुई थी इंग्लैंड की। उसके बाद भी अच्छी तरह से आगे बढ़ रही थी इंग्लैंड। रेहान के लिए एक अजीब सी गेंद आई, लेकिन उसी गेंद पर भी उन्होंने चौका जड़ा और 23 रन की तेज-तार पारी का उनका लक्ष्य का पीछा करने की दिशा तय कर दी। 23 रन बनाए रेहान अहमद, जो नाइट वॉचमैन के रूप में आए थे। लेकिन ये पारी तेज तर्रार थी, उन्होंने रन थोड़ा तेजी से बनाए, जिससे ये लगने लगा था कि ये लक्ष्य आसानी से तय किया जा सकता है। लेकिन एक प्रजाति के रूप में भारतीय गेंदबाज घरेलू मैदान पर शायद ही कभी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में नहीं जिन्हें वो अच्छी तरह से जानते हैं, कम से कम अश्विन और बुमराह तो नहीं। टेस्ट की टीम को ध्यान में रखते हुए अश्विन ने पहले कुछ दिनों में अजीब प्रदर्शन किया था और घरेलू मैदान पर पूरी टेस्ट में पारी में केवल 5 बार और 2019 के बाद पहली बार विकेट लेने से चूक गए। यानी पहली पारी में उनको विकेट नहीं मिला, लेकिन वह दूसरी बार पहले ही बोर्ड पर थे पूछने, और तीसरे दिन देर रात बेन डकेट के विकेट ने उन्हें एक पुरानी सहयोगी बाउंस के साथ फिर से जोड़ दिया। यानी उनको वो अनइवन बाउंस जो हैदराबाद में मिला था वो उनको मिलने लगा। और अश्विन के उपहारों के तर्क संगत बनाने के लिए इस तरह की पिच की जरूरत थी। घरेलू मैदान पर चौथे दिन के विकेट पर उतना टर्न नहीं था जितना उन्होंने देखा होगा, और इंग्लैंड के शानदार दृष्टिकोण ने बल्ले के चारों ओर कैच करने वाली संख्या में भी कटौती कर दी थी। इसलिए उन्होंने अपने अन्य खिलाड़ी की ओर गए, जहां हो सकता है कि उनमें कुछ अन्य स्पेल जैसे रोमांच ना हो, लेकिन ओली पोप और जो रूट जैसे इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रोक पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। बचाव में आगे बढ़ते हुए देखना वास्तव में आकर्षक था, लेकिन उनके बीच पर्याप्त जगह थी। यह गिरावट का ही जादू था जिसने रूट को बुरी तरह से परेशान कर दिया, क्योंकि उन्होंने इस नई जो टेक्निक है, उनकी बेसबॉल की टेक्निक, उसको उन्होंने वापस से दोहराने की कोशिश करी। जो रूट हालांकि काफी समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी जो टीम का उनका एक टारगेट सेट किया हुआ है कि वो जब भी खेलेंगे तेज तरीके से खेलेंगे, बेसबॉल यानी T20 स्टाइल में भी टेस्ट को खेलेंगे, वो उसको कंटिन्यू करने की कोशिश में आउट हुए। हालांकि ओली पोप को दूसरे तरीके से आउट किया गया, एक ऐसी डिलीवरी पर वापस जाना जो कट के लिए भरी हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप रोहित ने स्लिप पर शानदार ढंग से उनका कैच पकड़ लिया। उनके बीच रूट और पोप के बीच 39 रन के लिए केवल 31 गेंदें खेली गई, यानी केवल 31 गेंदों में 39 रन बना दिया। बिल्कुल वनडे जैसी बल्लेबाजी करने लगे, जिसमें 34 रन तो बाउंड्री में आए थे। 34 रनों के लिए उन्होंने सिंगल डबल का नहीं बल्कि चौके और छक्कों का इस्तेमाल किया था। जैसा कि क्रॉली यानी कि जैक क्रॉली की बात कर रहे हैं, बेन फोक्स और यहां तक कि टॉम हॉटली ने भी शाम को दिखाया कि टेस्ट क्रिकेट में एक दिन में इतने दृष्टिकोण को संयमित करना बहुत ही मुश्किल होता है। भोग और भावुकता पर रोक लगाना का मौका था, जहां एक बार के लिए कार्य में हाथ लग रहा था कि भारत को चिंतित करेगा, लेकिन भारत ने इस काम को आसान किया। जब भी अश्विन एक्शन में आए तो इंग्लैंड इसके खिलाफ हो गया, क्योंकि उनको अश्विन को खेलना मुश्किल हो रहा था। लेकिन उसके बाद पुरानी गेंद से जसप्रीत बुमराह का स्पेल भारी पड़ा। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह को इसीलिए मैन ऑफ द मैच भी चुना गया, क्योंकि जब पुरानी गेंद पे जसप्रीत बुमराह अपने स्पेल में आए तो उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी वजह से भारतीय टीम इस मैच को जीत पाने में सफल हुई। उन्होंने आउट होने वालों की संख्या पर ध्यान नहीं दिया,
और हमेशा मजबूत बने रहने का बड़ा श्रेय इंग्लैंड को जाता है। यह बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकुलम की संभावित बाधाओं की परवाह किए बिना अपनी टीम को अपने खेल के उतार चढ़ाव के लिए मजबूत करने की क्षमता का एक और बहुत बड़ा उदाहरण था, जो एक दशक से भी अधिक समय में किसी भी मेहमान टीम को ऐसा कोई भारतीय कप्तान नहीं मिला जो विकेट के दोनों ओर स्वीपर तैनात करे। यहाँ बिल्कुल रक्षात्मक तरीका था भारतीय टीम का, क्योंकि वो जानते थे कि गेंदबाजी से कोई इतने खास उनको मजबूत कुछ मिलने वाला नहीं है। जो भी वो कर सकते हैं अपनी फील्डिंग के तौर तरीके से कर सकते हैं, वो भारतीय टीम के इस कप्तान ने पूरी तरीके से इस खेल में लाया। तो हम उन सिरों को जोड़ने के लिए, अगले मौके के लिए इस नाजुक ढंग से तैयार की गई श्रृंखला की कहानी को किसी भी तरह से प्रभावित करने के लिए मिलेंगे थर्ड टेस्ट मैच में राजकोट में। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।